न्यूक्लिक एसिड ब्लोटिंग की टेक्निक को देखते हो तो आपको यहाँ पर देख के लगता है कि बात सिर्फ जो है वो आपकी न्यूक्लिक एसिड को रिलेट करके होगी, मीन्स आरएनए या फिर डीएनए से रिलेटेड आप कुछ करोगे, लेकिन इसमें आपका प्रोटीन भी इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप न्यूक्लिक एसिड ब्लोटिंग पढ़ते हो तो आपके पास तीन तरीके की ब्लोटिंग आएगी, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। ठीक है, अब ब्लोटिंग होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लोटिंग मतलब होता है किसी चीज को एक जगह पर रोक देना। ठीक है, आप उसको ब्लोटिंग बोल देते हो। जैसे अगर डीएनए है, डीएनए को आप किसी एक जगह पर रोक दो, या आरएनए को रोक दो, प्रोटीन को रोक दो, तब आप उसको ब्लोटिंग कहते हो। ठीक है, नॉर्मल मैं जितना लीनियंट और जितना इजी हो पाएगा मैं उतना ही बताऊंगा आपको। ठीक है, उसको आप ब्लोटिंग कहते हो। तो ब्लोटिंग का मतलब आप इमोबिलाइजेशन से ले सकते हो। ठीक है, अब ब्लोटिंग करते क्यों है? ब्लोटिंग हम करते हैं कि जब हमें कोई भी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डीएनए का करना है, आरएनए का करना है, प्रोटीन का करना है, हमें ये देखना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तब हम ब्लोटिंग करते हैं कि आपके पास मान लो चार या पांच 4 या 5 हजार आपके पास डीएनए के मॉलिक्यूल थे। आपको ये देखना है कि जो आपको डीएनए का मॉलिक्यूल चाहिए, जो आपका टारगेट है या डिजायर्ड है, या आप डीएनए ले लो, आरएनए ले लो, प्रोटीन ले लो, कुछ भी ले लो, कि आपके पास 4 या 5 हजार टाइप के डीएनए थे, आरएनए थे, प्रोटीन थे, और आपको अपना डिजायर्ड वाला इसमें चेक करना है या नहीं है, तो तब आप ब्लोटिंग करते हो। तो ब्लोटिंग का यूजफुलनेस क्या है कि आपको अपना स्पेसिफिक डिजायर्ड डीएनए जो है, कितने ही सैंपल्स हो, कितने ही हजार सैंपल्स हो, उसमें आपको मिल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, उसके चांसेस क्या हैं, प्रेजेंट है या नहीं है, वो हम ब्लोटिंग से करते हैं। ठीक है, कि आपको द ओड वन आउट करना है। ओड वन आउट का मतलब क्या है कि जो आपको डिजायर्ड है वो आपको 4 या 5 हजार में से ढूंढना है। अब एक बात सोचो कि आपने पीसीआर किया था, पीसीआर में अगर आप इन 4 5 हजार जो भी डीएनए है इनका पूरा लेंथ बढ़ाओ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस करो, चेक करो, तो बहुत एक जो है लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, कोई भी टेक्निक अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है। आपने शायद यूवी का नाम सुना होगा, आईआर का नाम सुना होगा, एनएमआर का नाम सुना होगा। ठीक है, कोई भी टेक्निक कंप्लीटली किसी चीज को नहीं बताती है, आपको 2 4 टेक्निक्स मिला के जो है रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो बायोटेक में भी ऐसा ही है। तो आप 4 5 हजार में से अपना एक डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लो। अब ब्लोटिंग होता क्या है कि ब्लोटिंग एक इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस है, कि जैसे आपके ये डीएनए का सैंपल है, अब इसको क्या करना है, इसको आप एक नाइट्रोसेल्यूलोज की लेयर होती है, उसके ऊपर जब आप चलाते हो तो ये एक जगह पर आके रुक जाएगा, इमोबिलाइज हो जाएगा। अब ये डीएनए चलेगा कैसे? मतलब है तो कंपाउंड ही, तो डीएनए के ऊपर क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है आपका फॉस्फोरस ग्रुप की वजह से। जैसे आप क्या बोलते हो, एटीपी बोलते हो ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट के ऊपर क्या आता है, आपका नेगेटिव चार्ज आता है। अब डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, जब हम इसको क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे या इलेक्ट्रोड लगा देंगे, कैथोड एनोड। ठीक है, यही चीज आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है, जहाँ पे आप डीएनए रन करके देखते हो, फिर एक जगह आके वो रुक जाता है। ये आपका एक तरीके का इमोबिलाइजेशन। अब ब्लोटिंग मेनली आप देखोगे तो 3 टाइप की होती है। एक होती है आपकी नॉर्दर्न, वेस्टर्न, और आपकी साउदर्न। ईस्टर्न नहीं होती है, ये बात आप याद रखना। एक बार एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्लोटिंग, तो नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ठीक है, अब इनमें ऐसा, पहली बात तो इनका नाम ऐसे क्यों रखा गया नॉर्थ साउथ वेस्ट? जो आपकी सबसे पहली टेक्निक डेवलप हुई थी ब्लोटिंग की वो साउदर्न थी, और जो साइंटिस्ट का नाम था वो शायद ई बी साउदर्न था। तो वहां से ये आपकी टेक्निक आई, और उसके बाद ये नॉर्दर्न वेस्टर्न जो है उसके नाम पड़ते गए। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है कि नॉर्थ वाली टेक्निक हम किसके लिए करेंगे, वेस्ट वाली किसके लिए करेंगे, साउथ वाली किसके लिए करेंगे। तो नॉर्थ में आप लोग रहते हो तो क्या खाते हो, रोटी खाते हो। तो नॉर्थ में रोटी मिलती है, तो नॉर्थन से आपका आरएनए जो है आप फाइंड कर पाओगे। 4 से 5 हजार आपके पास आरएनए के सैंपल है, आपको डिजायर्ड आरएनए चाहिए, तो आप नॉर्दर्न ब्लोटिंग करोगे। साउथ में क्या मिलता है, डोसा मिलता है।
तो डोसा से आपका डी से क्या आ जाएगा, डीएनए आ जाएगा। 4-5 हजार आपके पास डीएनए के सैंपल थे और आपने डिजायर्ड जो आपका डीएनए था वो आपको मिल जाएगा। वेस्टर्न, वेस्टर्न मीन्स यूरोप। यूरोप में क्या खाते हैं लोग, पिज्जा खाते हैं। तो पी से आपका प्रोटीन आ गया। ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए, मैंने थोड़ी सी ट्रिक आपके लिए बना दी है कि नॉर्थ में रोटी, साउथ का डोसा, वेस्ट का पिज्जा। ठीक है, अब रोटी से आपका आरएनए, डी से डोसा, पी से प्रोटीन, पिज्जा से प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। जब आप थोड़े टाइम तक चीजों को पढ़ते नहीं हो तो भूल जाते हो। इसके बाद दो चीजें और हैं, एक है डॉट प्लॉटिंग, जहां आप डीएनए आरएनए दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। ये मॉडिफिकेशन है। ठीक है, कॉलोनी एंड प्लेग हाइब्रिडाइजेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप नाम याद रख लो, बहुत है। डॉट प्लॉटिंग आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आरएनए डीएनए दोनों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपकी प्रोसेस है। प्रोसेस आपकी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, अगर आपको एक चीज समझ में आ जाए तो। अब क्या है, मैंने आपको बोला कि 4-5 हजार जो है आपके डीएनए के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, यहाँ मैं 5 हजार इस तरीके से लिख देता हूँ, और आपको डिजायर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल चाहिए। तो आप कैसे पता करोगे कि आपका वाला डीएनए इसमें है या नहीं है। मान लो आपके डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंस ये है ATCG T, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या बनेगा। तो आपको तो ये तो पता है ना कि आपका डिजायर्ड ये है। ठीक है, तो आपको डिजायर्ड का कॉम्प्लीमेंट्री अगर है तो वो एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप T, A, G, C और A देखो, तो ये वाला अगर आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हो और ये आपका डिजायर्ड है, तो ये इससे जाके बाइंड कर जाएगा और आपको बैंड दे देगा। मतलब आपको बैंड अभी समझ में आ जाएगा क्या है। तो जो भी आपको डिजायर्ड चाहिए उसका आप कॉम्प्लीमेंट्री बना लो, और कॉम्प्लीमेंट्री इन 4-5 हजार में से जिसके साथ वो मैच करेगा वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मान लो मैच नहीं कर रहा है तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप आरएनए में करोगे। ठीक है, आरएनए में आप यूरेसिल यूज करते हो, तो AUCG, मान लो ये आपका डिजायर्ड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये 4 हजार मॉलिक्यूल में एक ये आरएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये आपको चाहिए, तो आप क्या करो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लो। तो ए का T, यू का C या G, जो भी हो आप देख देख लेना। थायमीन है तो शायद A आएगा। ठीक है, सी का जी और जी का सी, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जब आप इन दोनों को डालोगे, मतलब इन 4 हजार मॉलिक्यूल में, तब आप इसको डालोगे तो ये इससे बाइंड कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये साउदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग, डीएनए आरएनए, डॉट ब्लॉट, इसके बाद कॉलोनी एंड प्लेग ब्लॉट, तो इसमें प्री हाइब्रिडाइजेशन लिखा है। प्री हाइब्रिडाइजेशन या लेबल डीएनए या फिर आरएनए को, ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या आरएनए है जो जाके बाइंड करेगा। और लेबल्ड है, लेबल्ड का मतलब क्या है कि ये बाइंड करा है, मतलब प्रेजेंट है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि बाइंड करा है नहीं करा, तो लेबल्ड है। लेबल्ड किससे हो सकता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, कि जैसे ये बाइंड करेगा आपको फ्लोरोसेंस मिल जाएगी या कोई और आपको रिएक्शन मिल जाएगी। यूजली हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज करते हैं, जैसे आपका 3 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन 14 हो गया, सल्फर 35 हो गया, इस तरीके के कंपाउंड हम यूज करते हैं। अब इसके साथ अगर मैं सल्फर 35 अटैच कर दूं, तो जैसे ही इसके साथ ये बाइंड करेगा हमें क्या मिल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा कि बाइंड कर गया। ठीक है, एक यहाँ पर ये वॉशिंग दी हुई है। वॉशिंग इसलिए करते हैं, मान लो बाइंड नहीं करा है या वीकली बाइंड कर रहा है, तो कंप्लीटली बाइंड नहीं है तो वो बाहर निकल जाए। तो हमें डिटेक्शन में ये भी पता लग जाता है कि थोड़ा बाइंड किया, ज्यादा बाइंड किया, अगर कम बाइंड किया तो वॉशिंग में बाहर भी निकल जाएगा। तो ये आपका मेन रोल है कि लेबल डीएनए या आरएनए होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो प्रोटीन है, ये बात आप समझ लो कि प्रोटीन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रोटीन के अगेंस्ट आप क्या करते हो, एंटीबॉडी बना लेते हो। ठीक है, ये बात आप याद रखना। प्रोटीन है तो उसके अगेंस्ट आप एंटीबॉडी बना लेते हो, और एंटीबॉडी भी आपका क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। अगर आप एलाइजा की बात करूं, तो एलाइजा में आप प्रोटीन की जगह क्या बोल देते हो, एंटीजन और एंटीबॉडी बोल देते हो।
अब एंटीजन भी आपको पता है कि मेनली प्रोटीन होता है, और एंटीबॉडी भी आपको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन है। नॉर्मली बाकी रिएक्शन में आप प्रोटीन और एंटीबॉडी यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये ब्लोटिंग करते कैसे। हालांकि आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ गया ब्लोटिंग का, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि साउदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न में अलग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक जीनोमिक डीएनए है, मान लो किसी के फादर का है, उसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ दिया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने आपको बताया था एंजाइम्स होते हैं जो आपके जीनोम को बीच में से कट करते हैं, इधर से, साइड में से नहीं, बीच से कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और जैसे ये तोड़ दिया, इसके बाद आप एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। तो आपने एक ड्रग पढ़ी थी अगार, ठीक है, वहां पर आपने दो चीज पढ़े थे, एक अगैरोस और एक अगैरोपेक्टिन, ठीक है। तो ये अगैरोस जो है, इससे ये जेल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही आप डीएनए यहाँ डालोगे, तो डीएनए आपको पता है डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अब पॉजिटिव की तरफ मूव करने के बाद क्या होगा, इस तरीके से जो है ये मूव करेगा। हम जब इसको डाई को डाल देते हैं तो ये आपका एक स्टैंड होता है, इसको हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं, और नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर है उसके ऊपर रखते हैं, और ये बाइंड कर जाता है, जो ये जेल है इसके ऊपर बाइंड कर जाती है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपने प्रोब डाल दिया। प्रोब का मतलब क्या है, यहाँ पर P32 जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसके साथ अटैच करके डाल दिया। जैसे ही वो बाइंड करेगा तो आपको ये एक बैंड दिखेगा, देखो यहाँ पर ये ब्लैक कलर से जो दिख रहा है। इसके बाद आप एक्सरे की फिल्म में या फिर ऑटो रेडियोग्राफी कर दो, एक्सरे की तरह जो आपको रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डीएनए लेना है, डीएनए को तोड़ना है रिसेक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रेजेंस से। उसके बाद अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगैरोस आपका एक कंपाउंड होता है, उसकी जेल बनाते हैं, जेल के ऊपर डीएनए को आप छोड़ दो और साइड में इलेक्ट्रोड लगा दो, तो डीएनए आपको पता है कि इस तरफ मूव करेगा। इसके बाद आप उसको ब्लोटिंग पे रख दो, ब्लोटिंग मीन्स नाइट्रोसेल्यूलोज का फिल्टर पेपर है उसके ऊपर रख दो, और आपका बफर जो है वो डाल दो। उसके बाद प्रोब डालना है, प्रोब डालने के बाद आपका वो बाइंड हो जाएगा, और आपको ऑडियो ऑटो रेडियोग्राफी में उसको देखना है। ये आपकी साउदर्न ब्लोटिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आपके स्टेप अगर आप काउंट करना चाहो तो मुश्किल से 5 या 6 स्टेप है, जो मुश्किल नहीं है। और ऑलमोस्ट नॉर्दर्न में भी यही आपके सेम है। नॉर्दर्न ब्लोटिंग में आप देखोगे या वेस्टर्न में देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, बस कंपाउंड बदलते रहेंगे। तो पहला स्टेप जीनोमिक डीआरएनए लेना है, उसका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करना है। सेकंड इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चलाना है। थर्ड नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर जो आपका नाइलॉन का फिल्टर है उस पर रखना है। फोर्थ आपको प्रोब डालना है। फिफ्थ आपको एक्सरे पे देखना है। तो ये 5 स्टेप हैं। आप जितना विजुअली याद रखोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी बचेगा। वैसे तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है कि आप डीएनए निकालो, उसको फिर जो है एंजाइम से किल करो या डाइजेस्ट कराओ, उसके बाद पॉलीएक्रामाइड जेल या फिर आप इसको पेज बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चलाओ, डीएनए माइग्रेट करेगा नेगेटिव चार्ज से जो है वो एनोड की तरफ जो कि आपका पॉजिटिव है। उसके बाद उसको आप ट्रांसफर कर दो नायलॉन पेपर पे, और नायलॉन पेपर को हीट कर दो 80 डिग्री सेल्सियस पे, फिर अपना सीडीएनए प्रोब डाल दो और एक्सरे में देख लो। तो ये आपके वही 5 या 6 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग बताओ, मतलब ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है, और आप लोग इस बार आंसर करना, चुप मत रहना प्लीज, क्योंकि जरूरी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। एक डीएनए आपका ये है, ठीक है, एक डीएनए आपका ये है, एक डीएनए आपका ये है, ठीक है, और यूं लगा लो ये आपका रिबन बंधा हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि यहां तक सबसे पहले कौन पूछेगा। इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको बी और इसको सी। सबसे पहले इसको क्रॉस कौन करेगा। बी। अच्छा, और कोई। इसका साइज बड़ा है सी का, ए का साइज छोटा है, बी का साइज लीनियर है।
ठीक है, चलो आपके लिए एक और ऑप्शन मैं रख देता हूँ, आपको 4 ऑप्शन की आदत है। ये मैंने स्क्वायर बना दिया और ये डी है। जो आप देखो, जो पार्टिकल का साइज छोटा है, डीएनए का साइज छोटा है, अगर डीएनए छोटा है तो वो ज्यादा जल्दी मूव कर पाएगा। ठीक है। बी क्या है? बी लीनियर है। लीनियर स्ट्रक्चर इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकता है जितना आपका सर्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो मूव करता है। ठीक है। अगर आप ए और सी के कंपैरिजन में बात करो तो दोनों आपके सर्कुलर हैं, लेकिन अब सर्कुलर में साइज का मैटर आ जाता है, तो ए का साइज छोटा है सी से, तो फिर से ए मूव करेगा। डी का साइज आपका क्या है? स्पेरिकल है। अगर आप साइकिल में इस तरीके से स्क्वायर वाले व्हील लगा दो तो साइकिल चल ही नहीं पाएगी। तो आपको यही देखना था कि डीएनए का साइज कितना कॉम्पैक्ट है। डीएनए का साइज जितना छोटा होगा, जितना स्पेरिकल होगा, ठीक है, वो उतना तेजी से भागेगा। और डीएनए के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये यहाँ पर आप इसका साइज छोटा है, तो आप नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को देखोगे तो वो ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है। तो ए जो है ये सबसे पहले पूछेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तब भी आपका आंसर यही होगा। ठीक है। तो ये बात आप याद रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डीएनए चलता है, उसका साइज, शेप, डेंसिटी और उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें उसको अफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डीएनए डाल दिया और वो चल पड़ेगा। अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ओपन है, तो वो नहीं चलेगा। अगर वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में है तो वो ज्यादा तेजी से भागेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट, आपका साउदर्न ब्लोटिंग की एप्लीकेशन क्या है? तो साउदर्न ब्लोटिंग में आप डीएनए देख रहे हो और डिजायर्ड वाला देख रहे हो। मान लो मुझे ये देखना है, ये मेरे पास 4 से 5 हजार डीएनए है। ठीक है, 45 हजार डीएनए। चलो, और मुझे ये देखना है कि इस 45 हजार डीएनए में इंसुलिन का जीन है या नहीं। तो अब हमें पहले से पता है कि इंसुलिन का जीन क्या होता है। तो हम इंसुलिन का जीन मान लो ये है, ए टी सी जी और सी। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री हम बना लेंगे, टी ए जी सी जी। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री को अगर हम मैच करके देखेंगे, अगर मैच कर गया तो इंसुलिन का जीन है, और अगर मैच नहीं करा तो इंसुलिन का जीन नहीं है। ठीक है। तो एक बात तो ये होगी कि हम यहाँ से जीन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर हम इस एंजाइम से कट करके देख रहे थे। मान लो हमें कोई नया एंजाइम मिलता है और हमें ये नहीं पता कि वो कट कहाँ करता है। ठीक है। तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर कहाँ पर वो कट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा आता है। वैसे ही फोरेंसिक, जैसे आपने डीएनए में देखा था कि आप इससे पेरेंटहुड का, थीव्स का, रेपिस्ट का, जो भी है वो आप साउथर्न ब्लोटिंग से चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो इक्वल लेवल पर आए दोनों डीएनए, तो आपको पता लग जाएगा कि वो फादर और डॉटर का, फादर और सन का, या जो भी आपका क्राइम सीन है, रेप का है, थीफ का है, जो भी है वो उसका डीएनए। ठीक है। आरएफएलपी मैंने आपको बोला है कि मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। एक चीज और कर सकते हो कि आपका जो ह्यूमन का डीएनए है वो एनिमल के डीएनए से कितना मैच करता है। ठीक है। तो ह्यूमन का आप कुछ डीएनए का पार्ट ले लो और चिंपैंजी के डीएनए का पार्ट ले लो, दोनों को मैच करके देख लो कितना मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस टेक्निक से आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसलिए इसको आप जू ब्लोटिंग टेक्निक भी कहते हो। ठीक है, ये आपकी साउदर्न ब्लोटिंग है जहाँ आप डीएनए का आप काम करते हो, और सबसे ज्यादा इसी ब्लोटिंग का यूज होता है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपको जो है नॉर्दर्न ब्लोटिंग भी समझ में आ जाएगी। मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग में आपको पता है कि नॉर्थ में आपको रोटी मिलती है। ठीक है। तो रोटी से आपका आरएनए है। अब फर्क क्या है वहां पर और उसमें? यहाँ पर सिर्फ दो चीजों का फर्क है। पहले, वहां पर आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना रहे थे साउदर्न ब्लोटिंग में, यहाँ पर आप क्या बनाओगे? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाओगे। इसमें एक चीज और है, जब आप यहाँ पर जो यहाँ नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर रहे हो, इसकी जगह हम एक और पेपर पेपर यूज करते हैं, डीएमए भी। क्योंकि कई बार ये जो आप यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस को जब आप आरएनए में करते हो, तो ये आपका जो है स्टेबलाइज नहीं रह पाता है। ठीक है, इसलिए हम डीएमएबी वगैरह पेपर जो है उसका यूज करते हैं। बाकी प्रोसेस सेम है कि आपने सैंपल लिया आरएनए का,
यहाँ पर। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चलाया, मतलब आपने उसको जेल पे रन किया। जेल पे रन के करने के बाद आरएनए सेपरेट हो जाएगा। अब आरएनए सेपरेट होगा तो जैसे ये आपको अलग अलग बैंड नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इन बैंड को आप क्या करो, आप अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है उसको डालो। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के अगर बाद वो बाइंड कर रहा है, फिर आप उसका एक्सरे कर लो ऑटो रेडियोग्राफी से। ऑटो रेडियोग्राफी कुछ नहीं है, आपका एक डिब्बा टाइप मशीन होती है, उसके अंदर इसको उठा के रख दो बस, आपको आधे घंटे बाद रिजल्ट मिल जाता है, और कुछ नहीं होता है उसमें। ऑलमोस्ट सारे काम ये मशीन से होते हैं, आपको सिर्फ आरएनए निकालना आना चाहिए, डीएनए निकालना आना चाहिए। मान लो ब्लड से निकालना है तो आपको ब्लड से निकालना आना चाहिए, आपको स्पूटम से निकालना है तो स्पूटम से निकालना आना चाहिए, ऑनियन से निकालना है तो ऑनियन से निकालना आना चाहिए। डीएनए निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप मतलब देखो, आपको सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन करना है। अगर आपको बनाना का डीएनए निकालना है या ऑनियन का डीएनए निकालना है, तो ऑनियन को छीलो और उसको डिटर्जेंट में डालो और उसको मिक्सी में घुमा दो, उसके बाद आपका डीएनए आरएनए सब निकल जाता है। तो मुश्किल प्रोसेस नहीं है, हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोल देते हैं, घर पे आप उसको मिक्सर ग्राइंडर बोल देते हो। फिनोमिना वही है, बाकी आप कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप जो पेपर है वो आप डीबीएम यूज करते हो, डाईएजो बेंजाइल ऑक्सिल मिथाइल, ठीक है, या फिर अमीनो बेंजोइल ऑक्सिल मिथाइल, ठीक है। उसके अलावा कुछ और डिफरेंस नहीं है नॉर्दर्न और साउथर्न ब्लोटिंग। अब मेन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो एप्लीकेशन पे पूछा जाता है। अब नॉर्दर्न ब्लोटिंग का मतलब आरएनए है। अब आपको आरएनए पता है कई टाइप के होते हैं, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, एसआईआरएनए होता है, एसएनआरएनए होता है, कम से कम 7-8 टाइप के आपके आपके एमआरएनए, वो आपके आरएनए। सबसे इंपॉर्टेंट एमआरएनए। एमआरएनए को आप बोलते हो मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर का मतलब क्या है कि ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बताता हूं मैं। मान लो आपका डीएनए है, तो डीएनए से तो आपको पता है कि आरएनए बनता है, और आरएनए से आपको पता है कि प्रोटीन बनता है। लेकिन हर एक आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। आपका एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए, ये प्रोटीन में हेल्प करता है। अब आपकी जीन है, जीन क्या है, जीन आपको पता है कि डीएनए है, तो जीन में भी कुछ आपके आरएनए बनेगा, जीन जो है वो प्रोटीन बनाएंगे। अब आप इंसुलिन का अगर जीन देखो, मैं इंसुलिन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, आगे काम आएगा। अब इंसुलिन की क्या है, जीन है, जीन क्या है आपका, डीएनए है। अब डीएनए से आपको पता है कि आरएनए बनेगा, आरएनए का मतलब यहाँ पर एमआरएनए है, क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन क्या है, आपका एक टाइप का इंसुलिन है, ठीक है। तो यही चीज है कि आपका एमआरएनए अगर बन रहा है, तो हम एमआरएनए चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा एमआरएनए ठीक बन रहा है तो हमारी जीन का फंक्शन ठीक हो रहा है, हमारा प्रोटीन ठीक बन रहा है, ठीक है। तो हम इससे ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी जीन्स हैं, कितना उनका नंबर है, कितना वो प्रोडक्ट बना के दे रही है, कितना नहीं दे रही, ठीक है। और एक और चीज होती है, जैसे आपका आरएनए बना, तो आरएनए का ये सीक्वेंस है ए टी सी जी एस, सॉरी, ए और टी। इसमें आपके इंट्रॉन होते हैं और आपके एक्सोन होते हैं, ठीक है। इंट्रॉन का मतलब होता है इंटरवेनिंग सीक्वेंस, जो कि आपका बीच में टांग अड़ाते हैं। एक्सोन का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस, ठीक है। मान लो ये दो इंट्रॉन है, तो इनको क्या करते हैं, जब एमआरएनए की स्प्लाइसिंग होती है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, एटी बचता है। अब ये क्या, ये एक्सोन है, तो ये आपका जो है प्रोटीन बनाएगा, आपका प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो आप इंट्रोन और एक्सोन को समझ लो। इंट्रोन का मतलब होता है इंटरवेनिंग सीक्वेंस, जो आपका प्रोडक्ट नहीं बनाते। एक्सोन का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस, जो कि आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो जीन्स है, जो आरएनए वगैरह है, वो हमारी बॉडी में एक्सोन इंट्रोन दोनों के हैं, जबकि बैक्टीरिया में सिर्फ एक्सोन होता है, इंट्रोन नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में आपको पता है कि एक क्रोमोसोम होता है सिर्फ, ह्यूमन में आपको पता है कि 22-23 होता है। तो आप यहाँ से एक्सोन इंट्रोन का थोड़ा बहुत पता लगा सकते हो, ज्यादा नहीं, क्योंकि ड्रॉबैक भी है, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं बता सकते किसका अमाउंट ज्यादा है किसका कम है।
हाँ, यहाँ से आप mRNA का, जीन के फंक्शनिंग का और नंबर ऑफ जीन्स का जो है वो आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है। मेनली इसमें आप आरएनए, और आरएनए में भी आप देखो तो एमआरएनए पे ज्यादा फोकस रखते हो। नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग बहुत इजी है। मान लो आप कोई भी प्रोटीन का नाम बताओ अपनी बॉडी में, जैसे कोलेजन है, एल्ब्यूमिन है, और आपको देखना है कि ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप इसके अगेंस्ट क्या करो, एंटीबॉडी बना लो। तो आपका प्रोटीन के साथ अगर वो एंटीबॉडी मिल जाती है तो मीन्स आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो कोई ना कोई आपको सिग्नल दे देगा। सिग्नल आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी वाला हो सकता है या कुछ और हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप करते हो। तो इसको आप बोल देते हो प्रोटीन लाइगैंड इंटरेक्शन, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स यूज्ड इन लैब्स। मोस्ट कॉमन, क्योंकि आपको प्रोटीन पे ही काम करना है। जैसे मान लो अब कोई ड्रग है, आपको मैं अगर फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, तो वो एक पर्सन में जो है 10x इफेक्ट दे रही है, एक पर्सन में वही ड्रग 100x इफेक्ट दे रही है। अब ऐसा क्यों है? तो इसका फर्क हो सकता है कि इसमें जो जीपीसीआर का नंबर है वो 10 है, और इसमें जो जीपीसीआर का नंबर है वो 100 है। ठीक है, तो आपको अगर ये नंबर भी चेक करना है प्रोटीन का, रिसेप्टर का, तब भी आप जीपीसीआर के अगेंस्ट कोई लाइगेंड बना लो, कुछ भी बना लो जो उससे बाइंड कर जाए। ठीक है, जैसे वो बाइंड करेगा आपको पता लग जाएगा। अब 100 लाइगेंड बाइंड करेंगे तो आपको पता लग गया कि 100 जीपीसीआर रिसेप्टर है। यहाँ पर भी आपने 100 लाइगेंड दिए लेकिन बाइंड सिर्फ 10 किए, तो आपको पता लग गया कि पर्सन 1 में आपके 10 जीपीसीआर के रिसेप्टर। और ये जो रिसेप्टर्स हैं जीपीसीआर के, ये नंबर वेरी करते हैं, इसलिए आपकी बॉडी में ड्रग का इफेक्ट थोड़ा बहुत अलग आता है, कईयों में बिल्कुल नहीं आता है। या आपकी जो टेस्ट सेंसेशन है, टेस्ट बड्स है, आपकी जो जीप पे आपका जो टेस्ट है, वो भी आपका जीपीसीआर रिसेप्टर से ही है। हर एक पर्सन की जो स्मेल करने की पावर है वो अलग है, वो भी जीपीसीआर से ही है, क्योंकि आपके ऑल फैक्ट्री में भी आपका जीपीसीआर रिसेप्टर ही है। ठीक है, इसलिए आप डॉग्स में देखो, डॉग्स में वो बहुत ज़्यादा सूंघ लेते हैं, मतलब बॉम्ब वगैरह डिटेक्ट करने में, उनमें जीपीसीआर ह्यूमन से 6000 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा आपका अच्छे से काम करते हैं, उनका ये स्मेलिंग के, या आर्मी वगैरह पुलिस में जो है वो। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से वेस्टर्न ब्लोटिंग में आप प्रोटीन की बाइंडिंग देखते हो। तो ये वही है, आपने सेल कलेक्ट किया, उसको तोड़ा, उसको चलाया, इलेक्ट्रो ट्रांसफर किया, और आपका एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके देख लिया कि ये बाइंड हो रहा है, और उसके बाद आपने रिजल्ट चेक कर लिया, तो आपने क्या किया, एंटीबॉडी बना लिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया। एंटीबॉडी आपको बाहर से बनी बनाई भी मिल जाती है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद डॉट ब्लोटिंग है। डॉट ब्लोटिंग कुछ नहीं है, साउदर्न और नॉर्दर्न का जो है मॉडिफिकेशन है। इसमें आप एक स्टेप नहीं करते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्टेप जो आपको हर प्रोसेस में करना पड़ रहा था, तो आप देखो यहाँ पर आप ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो। ठीक है, इस केस में, इस केस में आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो, और आपका जो पहले नॉर्दर्न ब्लोटिंग था यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो। डॉट ब्लोट में ये नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्ट क्या करो, इसमें आप सीधा अपना हाइड्रो एक्टिव प्रोब डालो, और डायरेक्ट आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो ये डॉट ब्लोट यहाँ पर डीएनए आइसोलेशन के लिए, इसको आप आरएनए के लिए भी कर सकते हो, और प्रोटीन के लिए भी अब हम करने लगे हैं। ठीक है, इसमें आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे थे वहां पे, पहले आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे थे, उसके बाद आप नायलॉन पेपर पे उसको चिपका रहे थे या नाइट्रोसेल्यूलोस पे। यहाँ पे देखो जो ब्लोटिंग है वो डायरेक्ट आपकी नायलॉन फिल्टर पे कर रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला स्टेप है वो आपका हटा दिया या रिड्यूस हो गया। ये सिमिलरली इस तरीके से है कि आप टैबलेट यूज कर रहे हो, तो टैबलेट पहले पाउडर फॉर्म में आपकी टूटेगी बॉडी के अंदर, तो आपने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ पर कैप्सूल यूज कर दिया, तो आपने एक स्टेप जो आपका डिसइंटीग्रेशन का होता है आपने बाईपास कर दिया। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस के स्टेप को बाईपास कर दिया, तो ब्लोटिंग आपने नायलॉन के पेपर पे कर दी। इसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो सारा सेम है, तो दैट इज डॉट ब्लोट। ये मतलब नाम टफ है, बाकी कुछ नहीं होता है इनमें। बायोटेक में नाम टफ है और मशीन्स का काम ज्यादा है। ठीक है, ये आपका ऑटो रेडियोग्राफी है। क्या होता है कि आप इस तरीके से जेल लेते हो, उसके ऊपर फिल्म लगाते हो और आप रख देते हो, तो आपको इस तरीके के बैंड मिलते हैं।
ये बैंड आपके डीएनए के हैं, आरएनए के हैं, प्रोटीन के। ठीक है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे डीएनए दिखाई देगा तो वो नहीं देता है, आपको ये बैंड दिखाई देते हैं, ये वाले। ठीक है, तो ये आपको ऑटो रेडियोग्राफी है जो आपको रिजल्ट दिखाती है। पीसीआर का रिजल्ट भी आप इसी से देख रहे थे, ऑटो रेडियोग्राफी से, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। और इसमें आप सिल्वर हैलाइड, 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, 3 हाइड्रोजन, 14 कार्बन और 35s। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑटो रेडियोग्राफी है। तो ये आपकी ब्लॉटिंग थी, क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे नहीं लगता कोई टफ टॉपिक था। आप बुक से पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन आप स्टेप वाइज एक ब्लॉटिंग समझ लो, खासकर साउदर्न समझ लो, तो बाकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ एंजाइम से जो रह गए हैं, मैंने आपको आपका जो टेस्ट पेपर था वो कल इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि इसमें से क्वेश्चन थे कुछ। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले आपको कराना ही सोचा, फिर मैं आपको आज अभी शेयर, 5 मिनट बाद ही क्लास के मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले विटामिन B12। अगर आप विटामिन B12 को देखोगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जीपेट के लिए, बहुत ज्यादा पूछे जाने वालों में से। इसमें आपको सुडोमोनास और प्रोपोइनी बैक्टीरियम, इसका आप पिछला नाम याद ना रखो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि प्रोपोइनी बैक्टीरियम आपकी एक ही स्पीसीज है। विटामिन B2 जिसका नाम आपका राइबोफ्लेविन है, इसका नाम साइनोकोबालामिन है। इसमें एस्बिया गोस्पाई, ये आपकी फंगाई है पहले वाली। इसके बाद जो आपकी ये दूसरे हैं ये आपके बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलम और इराइथोटिकम एस्पेक्ट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पर जितने आपको एस्परगिलस नाइगर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एस्परगिलस नाइगर ये आपका फंगाई होता है। ठीक है, तो आपको देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपकी रिपीट है। जैसे सेल्यूलोज का केस देखो, ये भी आपका एस्परगाइलस नाइगर से ऑब्टेन्ड हो रहा है, लाइपेज भी उसी से ऑब्टेन्ड हो रहा है, सिट्रिक एसिड भी उसी से ऑब्टेन्ड हो रहा है। ठीक है, तो आप इनको ना एक बार एक टेबल में अपने हिसाब से अरेंज कर लेना ताकि आपको एक ही में याद हो जाए कि ये सारी चीजें एक से आ रही है। ठीक है, पेनिसिलिनेस आपको बैसिलस सबटिलिस से आ रहा है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिसियस से आ रहा है, फ्यूमरिक एसिड ये आपसे एक बार पूछा हुआ है, फ्यूमरिक एसिड और एसिटिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड आपका रिजोविरस नाइग्रिशियन से आ रहा है। इसके अलावा एसिटिक एसिड ये आपका एसिटोबैक्टर स्पीसीज से आ रहा है। इथेनॉल सैक्रोमाइसिस सर्विसी से आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। लाइसिन कॉर्नियोबैक्टीरियम ग्लूटामिसम और ग्लूटामिक एसिड कॉर्नियोबैक्टीरियम ग्लूटामिसम, जैसे अब ये दोनों सेम है। ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी एंजाइम है जिसको आप थोड़ा सा फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हो। जैसे एक एंजाइम है एस्पारनिजेस, ये आपका क्लोटिंग में जनरली यूज होता है। ठीक है, इसका भी आप सोर्स देख लेना, ये शायद मैंने आपको आपके टेस्ट में डाला है, क्योंकि ये कोग्नोसी में था तो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आपके टेस्ट में शायद ये है, तो आप इसका सोर्स देख लेना, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जब आप पेपर सॉल्व करो तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग पढ़ के सॉल्व करना, खासकर जो टेबल्स हैं वो टेबल्स को आप लाइटली मत लो। मैं आपको बहुत बार वार्न कर चुका हूँ कि ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, लेकिन हाईलाइट चीजें यही टेबल में ही हैं और कहीं नहीं है। आप पूरा जीन थेरेपी पढ़ लो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ठीक है, लेकिन अगर आपको उसका टेबल नहीं आता है तब आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है याद करना मुश्किल है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको इजीली हो जाएगा और आपके नंबर जो है वो ज़्यादा अच्छे आएंगे, नेगेटिव मार्क होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉटिंग था। आपका 2-3 टॉपिक बाकी हैं, एक आपका प्लांट टिश्यू कल्चर है, एक आपका एलाइजा वगैरह है, और 1-2 टॉपिक और हैं, फिर आपका बायोटेक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो बायोटेक में तो आप लोग बता देना, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। मुझे नहीं लगता है कोई बायोटेक आपसे इतना डीप पूछ लेगा, एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप अटेम्प्ट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कुछ ना समझ में आया हो। नहीं है डाउट, चलो ठीक है, मैं आपको आपका टेस्ट शेयर कर देता हूँ, आप लोग पढ़ के करना। स्पेसिफिकली जो आपको एक प्लेलिस्ट मैंने दी थी जूरिस की, उसको आप एक बार देख लेना। आपको मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ अटेम्प्ट करने के लिए। आज वाला टॉपिक
जो है एंजाइम वाला पार्ट इंक्लूड है, ब्लोटिंग इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो जितना आपको हुआ है आप एक बार देख के आप 2 दिन तक अपना एग्जाम सेंड कर देना, पर आप पढ़ के करना, ऐसे ही मत दे देना। ठीक है, सो थैंक यू। आपका कोई डाउट है तो बताओ, कुछ 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 आपको पूछना है या कुछ और कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा हो। सर इसमें ब्लॉटिंग में हम लोग जो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कर क्यों रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक बात बताओ, आपने यहाँ पर जो है इसको, जो ये डीएनए है इसको तोड़ा है। अब आपको ये देखना है कि ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस पे या इस जेल पे चलाना जरूरी क्यों है। हमारे पास हाँ। जो है ना ये रेफरेंस वाली चीजें होती है। अब आप डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आप यूवी करते हो तो यूवी में आपके पास क्या आता है, एब्जॉर्बेंस आती है ना। तो वो डायरेक्ट कोई केमिकल स्ट्रक्चर तो नहीं बता रहा है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है कौन सा फंक्शन ग्रुप नहीं है, आपने कौन सा सॉल्वेंट डाला। वो तो आपको एब्जॉर्बेंस बता रहा है। तो एब्जॉर्बेंस क्या है, एक रिलेटिव वैल्यू है। अब जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने आपको बताया डीएनए इस तरफ मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसी के साइड में यहाँ पर एक लैडर लगी होती है, लैडर का मतलब आपका सीढ़ी होता है। ठीक है, लैडर में क्या होता है, यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर वेट का एक लैडर लगा होता है। यहाँ पर लिखा है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये आपका क्या है, ये मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो अब डीएनए अगर यहाँ पर आया है तो आपको पता लग गया कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 50 है। ठीक है, ये किसी फादर का डीएनए। अब किसी सन का डीएनए है, अगर आप उसको भी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करोगे तो उसको यहीं आके रुकना चाहिए। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपकी रिलेटिव वैल्यू है, कि हम डायरेक्ट डीएनए को तो नहीं देख सकते, लेकिन हम उसका वेट देख के जो है हम ये पता लगा रहे हैं। तो हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे इसलिए रन करते हैं। और ये इसको रन करेंगे तो तभी तो इमोबिलाइजेशन होगा, जो ब्लोटिंग में ये कहीं तो आके रुकेगा। और रुकने को ही आप क्या बोलते हो, आप जो है ब्लोटिंग बोलते हो, इमोबिलाइजेशन बोलते हो। ठीक है, तो ये रेफरेंस वैल्यू होती है कि आप यूवी कर रहे हो तो आपको एब्जॉर्बेंस मिली, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट का उसका अंदाजा लग जाएगा कि वो कितना है। ठीक है, अगर आप बोलोगे आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस भी मैं करा दूंगा, कोई मुश्किल टेक्निक नहीं है। यूजली आपको बी फॉर्म लेवल में कराया जाता है, पर मुझे नहीं पता कि आपको कॉलेज में कराएंगे या नहीं कराएंगे। मुझे कराया गया था इलेक्ट्रोफोरेसिस। हुआ, आपका डाउट क्लियर हुआ है? हाँ सर हो गया। पक्का? हाँ हाँ। चलो ठीक है, और कोई डाउट किसी का? मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दूंगा, तो पक्का करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छे से देना आप लोग पेपर। चलो ठीक है, लीव कर दो आप लोग।